अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला कर देगा। ये अल्फाज किसी मामूली इंसान के नहीं है, ये ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री IRGC जनरल के अल्फाज हैं। क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा करेगा? क्या 57 इस्लामी मुल्क एकजुट होकर इसराइल पर धावा बोल देंगे? और अभी तक तमाम इस्लामी मुल्क एकजुट क्यों नहीं हुए? इस्लामिक बॉम्ब की आखिर पूरी हिस्ट्री क्या है? इन सारे सवालों को एक एक करके जानेंगे इसी वीडियो में। इस्लामिक बॉम्ब की थ्योरी क्या है और पाकिस्तान ने इसे कैसे बनाया? 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि हमारा मुल्क गरीब जरूर है लेकिन हम कमजोर नहीं, हम एटमी ताकत बनेंगे चाहे उसके लिए हमें घास ही क्यों न खानी पड़े। और फिर यहीं से पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का आगाज हुआ। अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी। न तो इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने और न ही दुनिया की तमाम वेस्टर्न कंट्रीज। एटमी प्रोग्राम के लिए भुट्टो ने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ लेता है। उधर नीदरलैंड में एक शख्स चुपचाप सब कुछ देख रहा था, जिसने पाकिस्तान की तारीख ही बदल दी। बाद में इसने पाकिस्तान को इस काबिल बना दिया कि आज पाकिस्तान दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। उस इंसान का नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। वो काम कर रहे थे एक टॉप सीक्रेट लैब में, जिसका नाम था फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लैब। इस लैब में सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन होती है जो यूरेनियम को तेजी से घुमाकर उसमें से स्ट्रॉन्ग पार्ट U-235 अलग कर देती है। जब यूरेनियम पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है तो यहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का असल खेल। Pakistan will fight for 1,000 years. If India builds the atom bomb, Pakistan will eat grass or leaves, even go hungry. But we, Pakistan, will get one of our own, atom bomb. We, Pakistan, have no other choice. This is Zulfikar Ali Bhutto, the former Pakistani president to whom this famous statement is attributed. This is Abdul Qadir Khan, the man dubbed the father of Pakistan's nuclear program. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उस वक्त की गवर्नमेंट से कहा था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दूं। मैं इतना खतरनाक एटम बम बना सकता हूं जिसकी होलाकी किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया 18 मई 1974 को अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था और अब वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा था। फिर 15 दिसंबर 1975 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ कराची पहुंचे, जिस पर ब्रिटेन की अखबार ने लिखा, डॉक्टर खान स्टील द बॉम्ब फॉर इस्लाम, यानी खान ने बम चुराया इस्लाम के नाम पर, जिसे दुनिया ने इस्लामिक बॉम्ब कहा। पूरी दुनिया में इस बात का शोर मच गया था कि 1980 के ईरान में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इस एटमी प्रोग्राम के लिए बहुत सा पैसा भी दिया था, लेकिन साथ सऊदी अरब ने शर्त भी रखी थी कि जब सऊदी अरब को इसकी जरूरत पड़ी तो वो भी इस जोहरी हथियार को इस्तेमाल करेगा। इसके बाद ईरान, इराक, लीबिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो आपस में नफरत करते थे वो भी इस्लामिक बॉम्ब के लिए एक पेज पर इकट्ठे हुए। शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से एटमी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट लिया। इसके बाद पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच एक टेक्नोलॉजी स्वैप होता है, जिसमें पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज टेक्निक दी और बदले में कोरिया ने एटम बॉम्ब के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दी। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ईरान को भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी दी। 1990 की अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एटमी हथियार बना लिए थे, लेकिन उसका टेस्ट नहीं किया था। पाकिस्तान इस वक्त इंडिया का इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि ये टेस्ट पहले इंडिया करे। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में 5 एटमी टेस्ट किए। इसके बाद पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में 6 एटमी टेस्ट किए। इसी तरह से पाकिस्तान दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों में वाहिद मुल्क बन गया जिसके पास एटमी ताकत थी। एटमी ताकत बनने का फायदा क्या हुआ आज सबके सामने है। जितनी खुशी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने की हुई, उससे कई ज्यादा गम पाकिस्तानियों को अपने मौसम की जिंदगी के हालात को देखकर हुआ। जिंदगी के आखिरी वक्त में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हालात देखकर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा था। हम पाकिस्तानी इतने बेकदरे हैं कि अपने हीरोज, अपने मोहसिनों को उनकी मौत के बाद याद करते हैं। एक इंटरव्यू में डॉक्टर अब्दुल कदीर का कहना था कि आज तक मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। यकीन जाने कि ये अल्फाज हर पाकिस्तानी का दिल चीर देते हैं। सब जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का। आज भाई ये होता है, कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता। और सब कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं। क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। चलो अब मेन सवाल पे आते हैं। क्या अमेरिका के ईरान पर एटमी हमला करने पर पाकिस्तान भी इसराइल पर हमला कर देगा? तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को इस्लाम का बम कहा गया है। एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार जो हर इस्लामी मुल्क के काम आ सकता है। सबका यही ख्याल है कि अगर किसी भी इस्लामी मुल्क पर एटमी हमला होता है तो पाकिस्तान उस मुल्क को बचाते हुए दूसरे मुल्क पर एटमी हमला कर देगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी ताजा मिसाल आपके सामने है। जब ईरान के जनरल ने इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला कर देगा तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना पल्ला फौरी झाड़ लिया। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है और न ही कोई ऐसा इरादा है। हालांकि पाकिस्तान बातों से ईरान का साथ जरूर दे रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इसराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले किए हैं। अगर अब भी इस्लामी मुल्क एक पेज पर इकट्ठे ना हुए तो एक एक करके सबकी बारी आएगी। ईरानी हमारे भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान आखिर इसराइल पर हमला क्यों नहीं करेगा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सुन्नी शिया तनाजा। पाकिस्तान में सुन्नियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जबकि ईरान में सिर्फ शिया है। पाकिस्तान कभी भी ईरान का मुकम्मल साथ नहीं देगा और अमेरिका के खिलाफ तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत अमेरिका की सबसे बड़ी सपोर्टर है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान
इसराइल के खिलाफ किसी किस्म का भी कोई हमला करे। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि हमने अपना एटमी हथियार सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाया है और इसका इस्तेमाल भी इंडिया पर ही किया जाएगा। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देने के बजाय सीधा सीधा अमेरिका का साथ दे सकता है, जिसकी बड़ी वजह मौजूदा हुकूमत है जो अवाम के वोट से नहीं बल्कि जबरदस्ती आई है। दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन एटमी हथियार सिर्फ पाकिस्तान के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटमी हथियार सिर्फ पाकिस्तान के पास ही क्यों है, बाकी 56 इस्लामी मुल्कों के पास क्यों नहीं? जिसकी दो बड़ी वजूहात हैं, टेक्नोलॉजी और टैलेंट की कमी। देखें, एटम बॉम्ब बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, एडवांस्ड कैट्रीफ्यूज, रिएक्टर और साइंटिस्ट। अब दुनिया में हर मुल्क के पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की किस्मत है कि पाकिस्तान को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मिले, बाकी मुल्कों को वैसे साइंटिस्ट नहीं मिले। आज 56 इस्लामी मुल्कों के पास एटम नहीं है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है इंटरनेशनल दबाव। दुनिया के 195 मुल्कों के दरमियान 1968 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है। उस एग्रीमेंट का मकसद ये था कि 1968 के बाद कोई भी मुल्क एटमी ताकत नहीं बन सकता। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और इसराइल भी है, जो मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पर अपनी चौधराहट जमाना चाहते हैं। और अगर ऐसे में कोई भी इस्लामी मुल्क चुपके से भी एटमी ताकत बन जाता है तो इन दोनों मुल्कों की चौधराहट खत्म हो जाती है। और इसकी आखिरी और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कुछ मुल्कों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे सऊदी अरब और दुबई। ये वो 2 मुल्क हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अमेरिका ने उठा रखी है, मतलब चोर खजाने की हिफाजत कर रहा है। ये दोनों मुल्क दुनिया के बेवकूफ तरीन मुल्क हैं, जिनके पास दौलत के भंडार हैं, लेकिन अपनी हिफाजत करने के लिए कुछ भी नहीं। वैसे तो कतर ने भी ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने बयान दिया कि इसराइल का हमला इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। क्राउन प्रिंस ने इस पर ट्रंप को फोन भी किया। ओमान ने भी ईरान का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इस्लामी मुल्क हकीकत में ईरान का साथ नहीं देगा। ये सारी बातें बयानबाजी तक ही रहेंगी। अब जो करना है ईरान को खुद ही करना पड़ेगा। ईरान का कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले ही काफी हैं। ईरान का कहना है कि कूफा में किसी ने भी इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था। वो एक बड़े लश्कर के सामने अकेले तनहा रह गए थे। अकेले लड़ना, तनहा रह जाना हमारी रिवायत है। हम अकेले ही लड़ेंगे और इस जंग को जीत कर दिखाएंगे। लेकिन ईरान ने सिर्फ एक ही मुल्क का शुक्रिया अदा किया है और वो मुल्क है पाकिस्तान। ईरान के खिलाफ इजरायली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। ईरानी सदर के खिताब के बाद ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे गूंज उठे। مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. बहरहाल आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।